हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स की, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर का जो पोस्ट आया तो उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट होगा उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसके बाद 19 और 20 दो प्रैक्टिस सेट और बचेंगे जिसको हम करवाएंगे। इसके बाद फिर हम इसके जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो और ड्राइवर के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो चैनल से जुड़े रहिएगा। और चलिए आज के 18 नंबर प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसका पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहां से उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें देखिए फुल प्रैक्टिस सेट है, टोटल 100 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन ही आना है। हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ के 25-25 क्वेश्चन करके आएंगे, तो इसलिए हम पूरा फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंग्लिश के देखेंगे, फिर जीएस के, सबसे लास्ट में हम मैथ करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 33 है, 33 है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द रूप में लिखा हुआ है? अधिशासी। अधिशासी की अगर हम बात करें तो ए पार्ट में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी, मतलब तीसरे नंबर में भी शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द इसमें निर्झरणी का अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है सही रूप से सी पार्ट वाला। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। तो निर्झरणी जो लिखा जाता है वो सी पार्ट में जिस तरीके से लिखा है ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है इनमें से। अब भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो भाव का बोध हो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो देव शब्द जो है तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। ये किस के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आता है देव आता है। अब इसका अगर हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देवत्व, देवत्व जो होगा ये इसका भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, देवत्व क्या होगा? इसका भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा। देव शब्द जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, बाकी बुद्धिमानी, भिड़ंत, बुढ़ापा ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो मोहन बाजार पहुंच गया, इसमें क्रिया का प्रकार बताना है, तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि बाजार में बाजार जो है कर्म है और पहुंचना क्या है? इसमें क्रिया है। तो कर्म पर प्रभाव पड़े तो वहां पे सकर्मक हो जाता है। क्रिया का परिणाम किस पर? कर्म पर पड़ता हो तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इस वाक्य की काल पहचानना है। किस काल में यह वाक्य लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सामान्य वर्तमान काल में। आंसर सी सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होता है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यय। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय लगा हो? तो सबसे बाद में जो लगा हुआ है इसमें आक। ठीक है, तो धड़ाक में क्या लगा हुआ है? आक, तो आक प्रत्यय लगा हुआ है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वगामी का विलोम की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या? अधोगामी। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, अधोगामी हो जाएगा। विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मुख। विमुख का विलोम सम्मुख हो जाएगा। ठीक है, उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल, अस्ताचल। और अधम दिया गया है, अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। दिए गए विकल्प में से सही विलोम युग्म बताना है, कौन सा सही रूप से सही है? करुण का निष्ठुर दिया गया है, आस्तिक का अधार्मिक दिया गया है जो कि गलत है। तो करुण का निष्ठुर जो है विलोम सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है इनमें से? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ए में रसना, जीवा, जबान, तो ये तीनों जो है जीव के पर्यायवाची हैं। तो यह है चाप, धन, चपला। यहाँ पे देखा जाए बी पार्ट में तो इसमें क्या है कि चाप व धन जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन चपला जो है अलग पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसका धन का या चाप का पर्यायवाची नहीं होता, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति ये सभी क्या है? एक ही पर्यायवाची हैं। कुबेर, राजराज और अक्षराज ये भी जो है क्या है? एक ही पर्यायवाची हैं। लेकिन चपला अगर हम बात करें चपला की, चपला किसका पर्यायवाची है? तो विद्युत का पर्यायवाची होता है।
और धन शब्द का पर्यायवाची सारंग होता है, चाप होता है, धनुष है, धनुही है, ये सभी होता है। तो यहाँ पे यही अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची बताना। ठीक है, चंद्रहास शब्द का इसमें से कौन सा पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 11 में अगर देखते हैं चंद्रहास जो है करवाल का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करवाल। इसके अन्य पर्यायवाची में ये जो है कृपाल भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, असी होता है, शमशीर होता है, तो ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। चलिए, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक नहीं है? नाव के समानार्थी में देखें तो नौका इसका एक विकल्प है, मतलब समानार्थी शब्द है। डोंगी भी होता है, तरी भी होता है, लेकिन जो नाव का दिया गया है तरुणी, तरुणी नहीं होता, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तरुणी जो समानार्थी शब्द होता है ये युवती का समानार्थी शब्द होता है, तो इस तरीके से ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से बताना है कि शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। ठीक है, वर्ण और वर्ण जो लिखा हुआ है इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो पहला वाला जो वर्ण है उसका अर्थ होता है चुनना। ठीक है, दूसरे वाले वर्ण का अर्थ होता है, दूसरे वाले वर्ण का बल्कि। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, चुनना और बल्कि इसके दो अर्थ हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दिया गया जिसमें शक्ति ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, जिसमें शक्ति ना हो, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें से उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो कहते हैं अशक्त। क्या कहते हैं? अशक्त कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द कहते हैं अजर। ठीक है, तो अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। और अमर मतलब होता है जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। चलिए, भूधर्भ का संधि विच्छेद, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, भूधर्भ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूधर्भ का संधि विच्छेद होता है भू प्लस उधर्भ, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा इसका, बी पार्ट इसका करेक्ट है। शास्त्र का हमें समुचित संधि विच्छेद बताना, तो इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सत्य प्लस शास्त्र, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सत्य प्लस शास्त्र। अब यहाँ पे अगर आपको संधि पूछेगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। मात्र हंता में कौन सा समास है? मात्र हंता के समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन समास हो जाएगा? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। चलिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इस समास में पूर्व पद ही की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें तो अन्य उदाहरण में युधिष्ठिर हो गया, अंतेवासी हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिस शब्द के पूर्व पद में अगर निषेधार्थक शब्द से छोटा आ या फिर अन्य शब्द का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नद तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे वाचस्पद में अलुक तत्पुरुष है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र तुरंग न्याय ये किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? ठीक है, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है, ये बताना है अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, तो चित्र तुरंग न्याय पर अगर हम देखें तो आचार्य शंकु का जो है सिद्धांत आधारित है। और अनुमतिवाद जो है आचार्य संगत का सिद्धांत कहलाता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हमें बताना है अलंकार। ठीक है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? तो जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द ये उपस्थित रहते हैं तो वहां पे पूर्णोपमा अलंकार हो जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताना है। ठीक है, इसके लिए हमें सही लोकोक्ति बताना क्या होगा? तो इसका क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि दोहरा लाभ। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे क्वेश्चन देना है, का आंसर देना है। तो चलिए आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर डी ऑप्शन से है। ठीक है, संस्कृति के बल पर प्रगति करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग इसमें से नहीं किया गया है? तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें संस्कृति का प्रयोग किया गया है, सभ्यता का भी प्रयोग है, परिस्थिति का, लेकिन उसमें प्रकृति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ प्रकृति हो जाएगा आंसर। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या होती है? तो
तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन पूरे हो गए हिंदी के। अब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन में बताना है कि कहाँ पर एरर दिया गया है। यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। यहाँ गलती कहाँ पर किया गया है ये हमें बताना। तो इसमें गलती की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई। कि अगर देखते हैं तो यहाँ पे टू ट्राई जो दिया गया ये गलती की गई है। ठीक है, इसके स्थान पर सिर्फ ट्राई का प्रयोग करना चाहिए था। टू ट्राई के जगह पर ट्राई का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि हैड जो बेटर लगा हुआ है हैड बेटर, इसके बाद जो आता है वो इन्फिनिटिव जो टू होता है इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग उचित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें भरना है इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू हिज प्रमोशन। क्या भरा जाएगा, तो जिससे कि ये जो है सही रूप से करेक्ट हो जाए वाक्य। तो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर गो भरा जाएगा। फॉर गो मतलब क्या होता है, फॉर गो मतलब होता है त्यागना। फॉर गो मतलब क्या होता है त्यागना। ठीक है, और रिजाइन मतलब होता है त्याग पत्र देना। क्लेम मतलब होता है दावा करना। असर्ट मतलब होता है दृढ़ता से कहना। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू फॉरगो हिज प्रमोशन, मतलब कि उसने अपना प्रमोशन को त्याग दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे तो इसमें हमें बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अ न्यू स्टूडेंट सेड टू मी वेयर इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस। यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, किस ऑप्शन में सही रूप से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया है WHO टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरुआत होता है, तो यहाँ इनका इनडायरेक्ट जो बनाएंगे वो डी पार्ट वाला से हो जाएगा। अ न्यू स्टूडेंट आस्क्ड मी वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस वाज। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या बताना है, एक्टिव फॉर्म। ठीक है, बाय होम वर यू पुश्ड इनटू द मड। यहाँ पे इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा। एक्टिव पैसिव में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वाक्य में वर्ब के बाद में पुश्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। तो इसका एक्टिव वॉइस जो होगा वो हो जाएगा हु पुश्ड यू इनटू द मड। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसके मुहावरे का अर्थ बताना। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका हमें अर्थ बताना है। मुहावरा इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस मुहावरे के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका होता है कि नई एवं उच्च गुण वाली वस्तु अथवा सोच, यानी कि मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन ए लॉन्ग टाइम। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एक अर्थ में कहते हैं रंग भेद। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रंग भेद, मतलब कि अपार्ट हेड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं तो कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ल्यूक्रेटिव जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। इसको अगर हम सही रूप से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, LUCRATIVE, जबकि ऑप्शन में ई लिखा हुआ है, यही गलती थी। ठीक है, इसका मतलब होता है लाभप्रद। क्या होता है अर्थ इसका, लाभप्रद। तो ये गलत था, बाकी सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में हमें बताना है कि बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ मीनिंग द गिवन वर्ड। ठीक है, इसका हमें मतलब पर्यायवाची बताना। बेसिकली क्या हो जाएगा, एम्बेर्गो का पर्यायवाची। तो एम्बेर्गो मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध। इसका मतलब अर्थ होता है प्रतिबंध। तो इसका बेस्ट एक्सप्रेस मतलब बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बैरियर। ठीक है, बैरियर हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है प्रतिबंध। तो आंसर इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न में भी हमें पर्यायवाची बताना है। जियोपार्डी का हमें पर्यायवाची, जियोपार्डी का पर्यायवाची। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है खतरा। ठीक है, जियोपार्डी मतलब खतरा या खतरे में डालना। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा पेरिल। ठीक है, पेरिल मिस होता है आपदा या खतरा में पड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न बताना 35 में हमें एंटोनिम मतलब कि विलोम शब्द बताना है। डिसहेबल्ड, डिसहेबल्ड मतलब होता है बिखरा हुआ। डिसहेबल्ड मतलब बिखरा हुआ। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डर मतलब क्रम में। तो आंसर सी ऑप्शन है। अगले प्रश्न में भी हमें एंटोनिम बताना है रिपुनेंट। ठीक है, रिपुनेंट में हमें इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है रिपुनेंट का घृणास्पद। ठीक है, घृणास्पद इसका जो है अर्थ होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा,
इसका विलोम हो जाएगा, घृणास्पद का विलोम क्या होता है, सुहावना यानी कि प्लेजेंट। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरना है। यहाँ पे ही इज पोर्ट्रेड इन द मेन हॉल, क्या भर दें कि जिससे कि वाक्य सही रूप से हो जाए। कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा हंग। हंग मतलब होता है लटका दिया जाना, मतलब कि तस्वीरों को टांगने के लिए सेंस में हम हंग वर्ब का फर्स्ट वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म हम सेकंड फॉर्म हम जो है प्रयोग करते हैं। हैंग का सेकंड फॉर्म होता है हंग। हैंग मतलब होता है फांसी लगाना और हंग मतलब लटका देना। तो तस्वीरों को टांगने के लिए हंग का प्रयोग करेंगे, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या भरेंगे, मिस्टर जैन हैज बीन इन दिस कॉलेज डैश 2000। अब किसी मतलब कोई लोग हैं उसको अगर हम समय बताते हैं तो समय के साथ कौन सा इसमें से हमें लगाया जाएगा हेल्पिंग वर्ड, जिससे कि सही रूप हो जाए। तो देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य आता है और इसमें हम निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंस 2000। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बताना फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे द एंट्री गेट्स वर क्लोज डैश वी कुड इंटर इन डैश, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 39 में हम भरेंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर वी कुड इंटर इन, बिफोर मतलब पहले, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। इंडियन फिल्म्स हैव डैश एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग्स, यहाँ पे क्या भरेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में, तो इसमें भरा जाएगा फ्रिक्वेंटली। ठीक है, फ्रिक्वेंटली भरा जाएगा, जो कि ये उचित होगा क्योंकि वाक्य जो है वो अक्सर का भाव प्रकट हो रहा है। तो अब जहाँ पे अक्सर का भाव हो जाएगा वो फ्रिक्वेंटली होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या भरा जाएगा, यू नीड नॉट डैश सो मच फुस अबाउट वियरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट, तो इसमें हम भरेंगे मेक। ठीक है, यू नीड नॉट मेक सो मच फुस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेक का उपयोग तो यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि नीड नॉट यहाँ पर एक मॉडल के रूप में प्रयोग हुआ है और मॉडल के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है, तथा मेक अफुस मतलब बेचैन होना इसका अर्थ होता है, जो कि एक फ्रेज रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शन। करेक्टली पंक्चुएटेड फॉर्म कौन सा इसमें दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन में, तो देखते हैं। तो द किंग सेड टू हिज कर्टर्स, ठीक है, इज देयर नो वन हु कैन वेंचर एन आंसर। तो चार विकल्पों में से केवल विकल्प बी अगर हम देखते हैं तो ये सही रूप से लिखा हुआ, द किंग सेड टू हिज कर्टर्स, इसके बाद इज देयर नो वन हु कैन वेंचर जो है क्वेश्चन मार्क और डबल इनवर्टेड कामा, तो ये सही रूप से पंक्चुएटेड है, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं तो इसमें हमें बताना है देयर इज नॉट इनफ मनी सो वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंस। कट डाउन इन द अबव सेंटेंस मीन्स, मतलब कट डाउन का हमें अर्थ बताना क्या होता है ऊपर वाले सेंटेंस में, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो कट डाउन यहाँ पे मतलब हो जाएगा इसका रिड्यूस इन साइज आर अमाउंट। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रिड्यूस इन साइज आर अमाउंट, कट डाउन, तो आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर कुड नॉट विथ ऑल दियर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। यहाँ पे भरना में द फ्रेज 40,000 ऑफ ब्रदर्स जो दिया गया है इलस्ट्रेट अ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब कि यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हाइपरबोल का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य में हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है 40,000 ब्रदर्स मतलब 40,000 भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है, जो कि एक हाइपरबोलिक है, मतलब अतिशयोक्त इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, कहाँ गलती किया गया, इफ ही डज नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड श्योर मिस द ट्रेन, गलती कहाँ पर है। तो 45 में अगर हम देखते हैं तो विल श्योरली मिस जो दिया गया इसका प्रयोग अगर हम बात करते हैं तो रेखांकित जो है वुड श्योर मिस दिया गया है, जो कि इसके जगह पे हम विल श्योरली मिस का प्रयोग करेंगे, तो ये इसके लिए उचित रहेगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये एक जो है कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब कि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो ट्रेन मिस हो सकती है। तो यहाँ पे इफ वाली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरी जो क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे, तो आंसर इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर बताना। द चिल्ड्रन प्ले ऑन द पार्क एवरी इवनिंग, कहाँ गलती किया गया है, एरर कहाँ पर है, तो जो चिल्ड्रन प्ले ऑन द पार्क, जो ऑन द पार्क लिखा हुआ गलती यहीं पर है, ठीक है। ऑन के स्थान पर यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। पार्क ऑन मतलब ऊपर, तो पार्क में मतलब पार्क के अंदर जो है खेला जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे पर क्वेश्चंस में इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पार्क और ग्राउंड जब अंदर होगा तो वहां पे इन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं कि ग्रामेटिकली एरर कहाँ पर की गई। मिस मार्पल इज नीदर अ गुड सिंगर और अ द गुड स्टेज आर्टिस्ट, गलती कहाँ पर की गई, तो नीदर के साथ प्रयोग क्या होता है, नीदर के साथ नार का होता है, ठीक है। तो आर द गुड जो लिखा हुआ इसके स्थान पर नॉर द गुड होना चाहिए था, जो कि ये गलत लिखा, तो नॉर आर द गुड यहाँ पे एरर किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। ईदर के साथ लगता है आर, ठीक है, EITHER, ईदर के साथ आर का प्रयोग होता है और नीदर के साथ जो है नॉर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में भी हमें एरर बताना है, कहाँ पे गलती की गई है। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस, गलती कहाँ पर है इसमें, 48 में। 48 में अगर हम देखते हैं तो वर गिवन जो दिया गया है यह गलती यहाँ पर किया गया है, क्योंकि एवरी एम्प्लॉय आप कंपनी अगर लिखा हुआ है एवरी एम्प्लॉय, तो एवरी एम्प्लॉय क्या है, एवरी एम्प्लॉय एक सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन जब प्रयोग होता है तो उसके लिए हम वर का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग, तो गलती यहाँ पर थी। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं तो सिनोनिम बताना है। रोबस्ट का सिनोनिम, रोबस्ट मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है मजबूत, तो इसका सिनोनिम मतलब मजबूत का सिनोनिम इसमें से अगर देखते हैं तो हेल्दी हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन मतलब कि इसको हम कहते हैं राजतंत्र, राजतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं मोनार्ची। आंसर मोनार्की हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। तो ये हो गया इंग्लिश के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, अभी 50 क्वेश्चन बाकी है, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन 25 और बाकी मैथ के क्वेश्चन 25, तो उसको भी चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जीएस का है, मांडा जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना, ठीक है। मांडा, तो मांडा जो स्थित है ये चेनाब नदी पर स्थित है, चेनाब नदी के तट पर स्थित है, उत्तरी भाग है, और ये जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चेनाब नदी। किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए पत्थर के प्रयोग की शुरुआत किया था, तो ये किस मौर्य सम्राट के द्वारा किया गया था स्मारकों के लिए पत्थर का प्रयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी पार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अशोक ने जो है किया था, और अशोक जो था वो क्या था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, ठीक है। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 इस तरीके से दिया गया है, अब पूरा दिख रहा है, देखिए। मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासन काल में दबीर नामक अधिकारी का कार्य क्या रहता था, तो दबीर नामक जो अधिकारी रहता था उसको कहते थे विदेश मंत्री, मतलब कि ये विदेश मंत्री होता था, ठीक है। ये शिवाजी के काल में रहता था, विदेश मंत्री को दबीर कहा जाता था, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, विदेशी मामलों का जानकार होता था, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, किसके शासन काल में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी, तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली जो टेलीग्राफ सेवा चलवाया गया था डलहौजी के कार्यकाल में रहा था, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1851 में, ठीक है। 1851 में डलहौजी का कार्यकाल जो रहा था वो 1848 से लेकर 1856 तक रहा था, तो इसी के शासन काल में रेल, डाक टिकट आदि की शुरुआत किया गया था, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत से भाग गए और 1947 तक गदर पार्टी के साथ कार्य करते रहे, उन्होंने पेशवा नामक अखबार की शुरुआत भी की थी, वो कौन थे, उनका नाम बताना, तो उनका नाम था सरदार अजीत सिंह, ठीक है। सरदार अजीत सिंह जो थे ये भगत सिंह के चाचा थे। इनका जन्म 1881 में पंजाब में हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1947 को, कहाँ पर, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। यह 1918 में जो है गदर पार्टी से जुड़े थे, और ये जो है 1947 तक कार्य करते रहते हैं, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या के पिछले दशक के मुकाबले 17.7% की वृद्धि हुई है, और पिछले दशक में कितना रहा था,
तो पिछले दशक में रहा था 21.5%, तो उसके मुकाबले कितनी वृद्धि हुई? 17.7% की वृद्धि हुई। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या अथवा राज्य क्षेत्र में असमर्थ व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है? तो कौन से राज्य में है? तो ये सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप में हो जाएगा। आंसर इसका जो है क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में हमें मिलान करना है। खनिज दिया गया और खाने दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 58 में हमें मिलान करना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। चलिए मिलान करते हैं। बॉक्साइट की खनिज जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो बॉक्साइट की जो खान है वो पाई जाती है कोरापुट में, तो ए का 1 ही हो जाएगा। और ये कोरापुट कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा राज्य हो जाएगा, उड़ीसा राज्य हो जाएगा इसका आंसर। उड़ीसा में पड़ता है। और कोरापुट, कोरापुट में बॉक्साइट की खान। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज की खान कहाँ है? तो यह है बालाघाट। मैग्नीज की खान कहाँ है? बालाघाट। बालाघाट कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला है लौह एस। लौह एस की खान जो इसमें से हो जाएगा डोनी मलाई, ठीक है। लौह एस की डोनी मलाई हो जाएगी। डोनी मलाई कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बाद आता है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हो जाएगा। अर्की। अर्की की खान ये कहाँ पर है? तो अर्की जो चूना पत्थर की खान है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से इसका मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 59 दिया गया है कि इसमें से कौन सी आर्द्रभूमि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बरेला, बरेला दिया गया बिहार में है, ठीक है। सख्या सागर, सख्या सागर मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। कलिबेली, कलिबेली आंध्र प्रदेश दिया गया है जो कि गलत है। कलिबेली जो है ये तमिलनाडु की आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड। तो आर्द्रभूमि ये जो पड़ती है कलिभूमि, कलिबेली ये तमिलनाडु में पड़ती है, न कि आंध्र प्रदेश। तो गलती कहाँ पर है? गलती डी पार्ट में, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो सेम ही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन, मतलब 51 नंबर क्वेश्चन था। मांडा जम्मू कश्मीर में सिंध सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग, तो कौन सी नदी है? चिनाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 देखते हैं। भारत में संघ विधायिका राज्य सूची के विषय में कानून कब तक नहीं बना सकती ये बताना, ठीक है। भारत में संघ विधायिका राज्य सूची के विषय में कानून तब तक नहीं बना सकती, कब तक नहीं बना सकती ये बताना। तो ये जो है जब राज्यसभा ये संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब तक नहीं बना सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम किसके द्वारा अनुभव किया गया था? तो ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता जो है सर्वप्रथम एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा माध्यम से किया गया था। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाए? डी ऑप्शन राइट है। 1986 में गठन किया गया था एल.एम. सिंघवी समिति, और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है। भारत के कानून कौन से संवैधानिक संशोधन में सिंधी 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन इसके लिए किया गया था? तो इसके लिए किया गया था 21वां संविधान संशोधन। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था, और इसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस मतलब तपेदिक, मतलब इसको कहते हैं टीबी के उत्पादन के कारक क्या हैं, ठीक है। इसमें से तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस को सामान्यतः टीबी के नाम से जानते हैं, और इसका जो जीवाणु है वो क्या है? बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु हिंदी में कहते हैं, बैक्टीरिया जो है हिंदी कहते हैं और इंग्लिश कहते हैं, और इसका जो जीवाणु या बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। कौन सा इसमें से पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो वो होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट है। गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या होती है? गतिज ऊर्जा का मात्रक की बात कर रहा है। गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का।
तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी योजना है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं? तो 67 का अगर हम बात करते हैं तो सी पार्ट हो जाएगा, जो इसमें दिया गया है WSWC, मतलब वेयर हाउस निर्माण है, तो केंद्रीय सहायता जो है सेंट्रल सपोर्ट फॉर वेयर हाउस क्रिएशन है, ये इसका जो है क्या है, इस योजना का अंग नहीं दीनदयाल अंत्योदय। बाकी इसमें से SMID आता है, मतलब सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर भी जुड़ा हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अस्तित्व में कब आया था ये? ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये आया था 1987 में। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़ों को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से किस रूप से जाना जाता है? तो 0 1 जो होता है इसको हम जानते हैं बेसिकली बाइनरी नंबर के रूप में। ठीक है, तो 69 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो फ्लैश ड्राइव का एक अन्य नाम है पेन ड्राइव। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, मथुरा में इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा जो जिला है वो तेल रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तेल शोधनशाला मथुरा में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। 1857 का भारतीय विद्रोह था निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी पार्ट। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी थी 20 NI से विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये उस दिन कौन था दिन था? तो उस दिन था रविवार, ये भी याद रखिएगा। और उसमें इसके पहले 29 मार्च 1857 को ही बैरकपुर बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने जो है चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? FWD 200B। ठीक है, FWD 200B इसका जो है नाम रखा गया। ये जो है बम वर्षक विमान है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान है, जिसका अनावरण किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि मई 2024 में भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है माइंड प्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे HDFC लाइव का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो HDFC लाइव का नया अध्यक्ष बनाया गया है के मिस्त्री को, के मिस्त्री। तो के मिस्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या है? बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपके अब होंगे मैथ से, तो चलिए इसको हम मैथ के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस 3y का होल क्यूब का में हमें x का गुणांक बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है? हमें x का गुणांक बताना है। कैसे बताएंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। जो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इसी फार्मूले पर हम इसको ओपन करेंगे। तो x माइनस 3y का होल क्यूब जो लिखा है इसको अगर हम लिखते हैं तो x क्यूब हो जाएगा माइनस 27, 3 त्रिका 9 27, y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3x इंटू 3y और x माइनस 3y हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x क्यूब ऐसे रहेगा माइनस 27, y क्यूब ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम गुणा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9, 3 त्रिका 9 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर y हो जाएगा, और यह आ जाएगा प्लस 27, 3 त्रिका 9 27 x y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमें x का गुणांक पता करना है, x का। तो x का देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक यही होगा। ठीक है, तो x का गुणांक इसमें हो जाएगा 27 y स्क्वायर, और प्लस में जाएगा क्योंकि प्लस लगा है, तो x का गुणांक 27 y स्क्वायर हो जाएगा। अगर x स्क्वायर का गुणांक पूछता तो हो जाता माइनस 9y, और अगर x क्यूब का गुणांक पूछता तो हो जाता 1। ठीक है, तो इस तरीके, इसमें x है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 27 y स्क्वायर।
27y स्क्वायर कहाँ पर दिया गया, डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि निम्नलिखित में से 88 से विभाज्य कौन सी संख्या है। देखिए 88 से विभाज्य मतलब कि 8 गुणे 11 का गुणनफल है 88, तो वह संख्या जो 8 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 88 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब 11 से विभाजित होने के नियम क्या है, अल्टरनेट को जोड़िए दोनों विपरीत के, इसके बाद क्या करिए उनको दोनों घटाइए, और अगर वो संख्या आपको 11 से डिवाइड हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, पूरा 11 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। और 8 से विभाजता के नियम है कि लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ आप लेते हैं बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट लेंगे, आप सब पर अप्लाई करके देख लीजिएगा। हम बी पार्ट देखते हैं जो ऑप्शन आपका सही है, और इसी को आप फार्मूले अप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। 11 से डिवाइड अगर हम पहले करते हैं इसमें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन कौन सी संख्या, तो अल्टरनेट लेंगे, तो 4, 8, 1 और 6 एक तरफ जोड़ेंगे, मतलब 4 + 8 + 1 + 6 हो जाएगा, और माइनस करके जो संख्या बचेगी 9 + 7 + 3 ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो 8, 4, 12, 1, 13 और 6, 19, 9, 7, 16, 3, 19, ये बराबर आ गया 0, 0 मतलब कि ये 11 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा। और 136 को लास्ट की 3 संख्या को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 कम 8 5, 8 से 56, तो यानी कि ये भी फाइनली कट जा रहा है 17 से, तो यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 88 से फाइनली डिवाइड हो जाएगी। तो पहली आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया गया है, दिया गया कि 300 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या का गुणा किया जाए ताकि संख्या 105 की गुणज हो जाए। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार में 300 में अगर हम सबसे पहले बी पार्ट जो 7 है इसको अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 2100 आ जाता है। अब 2100 का अगर 105 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतया कट जाएगा, कितना आएगा आपका जो है 20, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है कि 42, 168 और जो दिया गया है 210 का एचसीएफ कितना होगा, ठीक है। 42, 168 और 210 का एचसीएफ, तो इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल के बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, मान ज्ञात करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है किसी समूह में विद्यार्थियों की निश्चित संख्या का औसत वजन कितना है, 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़ देते हैं और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले के 4 विद्यार्थी उस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन जो होता है वो 0.7 किलोग्राम घट जाता है। तो बताइए प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, विद्यार्थियों की संख्या हमें बताना है। इस प्रकार की संख्या अगर हमें निकालना आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कुल जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी थी, कुल संख्या जो थी वो थी x, मान लिया। इसके बाद कुल वजन कितना हो जाएगा, फिर इनका कुल वजन जो औसत दिया गया वो 72 किलोग्राम दिया, तो 72 से अगर हम x को गुणा कर देंगे तो हमारा कुल वजन प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न जो कह रहा है कि जो कुल वजन है उसमें क्या होता है, जब 10 विद्यार्थी छोड़ देते हैं 78 किलोग्राम औसत वाले और 4 विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं 80 किलोग्राम वाले, तो हमारा जो औसत किलोग्राम होता है वो घट जाता है 0.7। तो हमारा जो टोटल प्रश्न के अनुसार अगर कुल वजन बचता है तो बचता है 72 में से अगर हम 0.7 घटाते हैं तो बचता है 71.3, ठीक है। और उसमें से अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो कुल विद्यार्थी हमने x माना था उसमें 10 विद्यार्थी छोड़ते हैं 4 शामिल होते हैं, मतलब 6 का डिफरेंट आता है, यानी कि टोटल उसमें क्या करेंगे हम x - 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये कुल वजन जो प्रश्न के अनुसार आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो दिया गया है प्रश्न में क्या दिया गया है, 10 विद्यार्थी जो हैं 10 विद्यार्थी क्या हैं 78 किलोग्राम औसत वजन, मतलब इनका टोटल कितना हो जाएगा 780 किलोग्राम। तो 72x कुल वजन है, इसमें से हम क्या करेंगे 780 किलोग्राम कुल वजन वाले विद्यार्थी छोड़ देते हैं और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी जुड़ जाते हैं, तो 80 गुणे 4 मतलब कुल वजन हो जाएगा 320 किलोग्राम। तो 320 किलोग्राम वाले विद्यार्थी जुड़ जाते हैं, तो 72x टोटल है, इसमें से 780 घटाएंगे प्लस 320 जोड़ देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 71.3x,
माइनस इसको जब गुणा करेंगे आप फाइनल इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 427.8 के, हमारा फाइनल ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व करिएगा और यहाँ से आपका x का मान पता चल जाएगा। x का मान जो आएगा वो आएगा 47, ठीक है। इसको 75 करके आप सॉल्व करेंगे तो 47 इसका 46 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 46 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 है, दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं क्या करेंगे, इसमें जो तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। अब पहली दो संख्याएं तब कितनी होंगी, तो पहली जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 25% अधिक है मतलब कि 125, और सेकंड मतलब कि दूसरी संख्या जो है वो कितना है, 60% अधिक है मतलब 160 हो जाएगा। किससे अधिक थी, तीसरी से, तो तीसरी हमने 100 माना, तीसरी हमने 100 माना। तो यहाँ से फर्स्ट जो हमें निकल के आई वो कौन सी आई, 125, सेकंड जो है 160। पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब कि कौन सी दो संख्या, जो ये पहली और दूसरी है इसका अनुपात पूछा गया है। तो पहली 125, दूसरी 160, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 25, 5 से काटेंगे 25 और अनुपात 32 आ जाएगा। तो राइट आंसर ये 25:32 हो जाएगा, जो कि हमारा बी पार्ट में दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि किसी बक्से में, क्या दिया गया है, किसी बक्से में 780 केले हैं, इनमें से 130 केले क्या हो जाते हैं, सड़े हुए हैं, शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं और बाकी जो शेष हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का परसेंटेज बताना है। अब देखिए टोटल जो केला है वो 780, तो सड़े हुए केले 130 हैं, तो इनको अगर हम घटा देते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाले हमें केले पता चल जाएंगे। तो 780 माइनस 130 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 6, तो 650 केले हमारे अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। तो इनका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो 650 हमारे अच्छी गुणवत्ता वाले कितने में से, 780 में से इंटू 100 करेंगे। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, आपका परसेंटेज पता चल जाएगा, ठीक है। 250/3% मतलब कि आप सॉल्व करेंगे तो 83.33% हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 83.33% आ जाएगा, सी पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। अब देखते हैं 84। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, तो हम मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य जो था, पहले मूल्य, चीनी का पहले मूल्य जो था वो कितना था, 100 रुपए था। अब प्रश्न के अनुसार 24% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि करने पर मूल्य कितना हो जाएगा, 124 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि व्यक्ति अपने खर्च में कितना, 18% की वृद्धि करता है, ठीक है, अर्थात व्यक्ति का जो नया खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा, नया खर्चा जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 118 रुपए। भाई 100 रुपए पहले था मूल्य, अब 118 रुपए करता है। तो खपत में कमी कितनी हो जाएगी, खपत में कमी कितनी होगी, खपत में कमी परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 124 जो था, 24% की वृद्धि की गई तो 124, और 118 नया खर्चा आ गया तो 124 माइनस 18 करेंगे बटा 124 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 124 माइनस 18 मतलब 6 बटे 124 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसको, 4.8% आएगा। इसको आप गुणा भाग कर लीजिएगा, आंसर आपका 4.8% हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85, एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताना कितना होगा। देखिए अगर हम बात करें 85 की, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एमआरपी उसकी कितनी थी, एमआरपी उसका मान लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है, ये मान लेते हैं, माना एमआरपी कितनी है, 100 रुपए। अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी, सेलिंग प्राइस, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेहतर है, तो अंकित मूल्य 100 है, 100 में 10% छूट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 90 रुपए हो जाएगा उसका
सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ से अब क्रय मूल्य और अगर विक्रय मूल्य पता चल गया तो हम परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है बटे क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू 100, यह आपका हो जाएगा परसेंटेज लाभ। यहाँ से आएगा 10/80, 10/80, ठीक है, कितना हो जाएगा 10/80 इंटू 100। सॉल्व करिएगा इसको, 100/8 आ जाएगा जो कि होता है 12 सही 1/2%। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा 12 सही 1/2%, ठीक है। उसके लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 10,000 रुपए की कीमत वाली किसी वस्तु पर 12% की छूट दी जाती है, परंतु वस्तु 8,360 रुपए में बेची जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट में मिला ये बताना। तो देखिए 12% की छूट दी जा रही, मतलब 12/100 कर देंगे इसको। 12/100 मतलब कि अगर छूट दिया जा रहा है 100 रुपए की कोई वस्तु है तो उस पर 12 रुपए की छूट दी जा रही है, तो 100 रुपए उसकी एमआरपी हो जाएगी। और जब 12 रुपए की छूट के बाद उसको बेचा जाता है तो यानी कि उसका जो एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा 88 रुपए हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 88 रुपए हो जाएगा। अब कह रहा 10,000 कीमत वाली, ये 10,000 जो रुपए क्या है वस्तु का एमआरपी बताया गया है। तो एमआरपी हमारा है 100 रेशियो के, तो ये बराबर हो जाएगा 10,000 रेशियो के। यहाँ से एक रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, एक रेशियो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एसपी निकालते हैं अगर सेलिंग प्राइस तो कितना हो जाएगा 88 रेशियो, मतलब कि 88 गुणे 100 बराबर 8800 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एसपी आ गया जो कि 12% छूट के बाद बेचा जाता है, लेकिन उसको और कितने में बेचते हैं तो 8,360 रुपए में बेचता है नया एसपी, ये छूट देने के बाद। तो जो 8800 रुपये का जो बेचा जाता है और छूट 12% छूट के बाद और 8,360 रुपये में जो है उसको दे दिया गया, तो जो अतिरिक्त छूट हुआ कितना होगा 0 4 7 में से 3 गए 4, 440 रुपये का अतिरिक्त छूट हो गया। 440 रुपये का जो अतिरिक्त छूट हुआ है किस पर हुआ तो ये 8,800 रुपये पर हुआ। तो यहाँ से दूसरा वाला डिस्काउंट निकाल लेंगे, 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 44 से कम मतलब 44 और ये हो जाएगा दूना 88, 2 पंचे 10। तो आपका वैल्यू कहाँ कितना आ जाएगा, दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो 5% का उसको दिया गया। तो ग्राहक को कितने अतिरिक्त छूट मिली, तो ग्राहक को 5% की अतिरिक्त और छूट मिली और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें यही याद करना था, तो 5% सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, दिया गया कि किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने धनराशि पर हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं, माना उसका मूलधन कितना है, मूलधन P है, ठीक है। मान लेते हैं मूलधन कितना हो गया P हो गया। तो जब ब्याज क्या बताया गया, ब्याज के बारे में बताया 6/5P बताया गया ब्याज। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालते हैं तो PRT/100 लगाएंगे तो P का मान P हो जाएगा, R का मान दिया गया 20%, T का मान है 2 वर्ष अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का मान है 6P/5, तो ये बराबर P इंटू 20 अपॉन समय, समय हमें निकालना है, ठीक है। समय हमें क्या करना है, निकालना है। समय हमें निकालना है, ठीक है। समय 2 वर्ष नहीं है, समय हमें निकालना है, तो टी ही रहेगा इंटू T/100। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या पूछा कितने समय में, तो कितने समय में मतलब समय निकालना, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 5 से 5 सेकंड, तो T बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 ईयर्स। समय हमारा कितना आ जाएगा 6 साल, तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष क्या है इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से समय निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि 1200 की किसी राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से सहज। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, ठीक है। 20% का रेट है तो 20% मतलब अगर बटे 100 करेंगे तो 20/100 मतलब कि 20 पंचे 100 मतलब कि 1/5 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करेंगे, 20% मतलब 1/5, तो यानी कि अगर हम 2 वर्ष का निकालना है तो इसका 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये हमारा रेशियो में आ जाएगा P, मतलब कि मूलधन आ गया। अब इस पर जो है 1 साल आगे, 1 साल का पहले साल 1/5 लगेगा रेट,
दूसरे साल 1/5 लगेगा रेट, तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा 25, और इसका 1/5 ये भी 5 हो जाएगा। फिर क्या है, दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले वाले रेट पर भी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज लगेगा, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो 5 का 1/5 मतलब 1 रुपया इसका भी मिल जाएगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5, 5, 10 और 11 रेशियो के, 11 रेशियो हो जाएगा आपका CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 12,000 की सॉरी 1200 की धनराशि, मतलब कि ये मूलधन दिया गया, मूलधन हमने 25 रेशियो माना था, तो ये दिया गया है 1200 के, तो यहाँ से एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये 1200/25 करेंगे, यह आ जाएगा 48, तो एक रेशियो बराबर 48 के। अब एक रेशियो बराबर 48 के हमें बताना क्या, हमें बताना है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसका वार्षिक रूप से, तो 11 रेशियो हमारा आया है, तो एक रेशियो बराबर 48, तो 11 रेशियो 11 गुणे 48, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11 गुणे 48, और 11 गुणे 48 करेंगे तो यह आ जाएगा 528 रुपये। तो फाइनली जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 528 हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि किसी व्यवसाय में ए व बी के निवेश का अनुपात जो है 14:15 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया तो बी ने कितने समय तक अपनी राशि निवेश किया, ये बताना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अब बी ने हम मान लेते हैं कि बी जो निवेश किया गया राशि वो कितने महीने के लिए, x महीने के लिए निवेश किया। तो जो फाइनली इसमें फार्मूला लगाएंगे वो होता है ए का लाभ अपान बी का लाभ, ठीक है, बराबर करके हो जाता है ए का निवेश, ठीक है, ए का निवेश अपान बी का निवेश बटे दोनों का समय, मतलब यहाँ पे गुणे में इसके समय, इसका भी समय हो जाएगा और नीचे बी का भी समय हो जाएगा। तो ए का लाभ जो दिया गया 2 दिया गया, अनुपात 5 मतलब 2/5 दिया गया इन दोनों का। ए का निवेश कितना है 14 रेशियो के, तो 14 गुणे, और ए कितने महीने के लिए करता है तो 3 महीने के लिए निवेश करता है, तो 14 गुणे 3 बटे बी का निवेश कितना है 15, बी का निवेश 15 है, तो 15 गुणे समय इसका हमें निकालना है, तो समय से रहने देते हैं। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, यहाँ से सॉल्व करिएगा 3 से 5 बार जाएगा, ठीक है, 3 से 5 बार जाएगा और 5 से फिर 5 हो जाएगा कैंसिल, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 2 7 14, समय बराबर आ जाएगा 7 वर्ष, 7 महीना, महीने में है तो महीना हो जाएगा, आंसर इसका 7 महीना हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है कि एक मिश्रण में, क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात 4:3 है। तो इसके बाद पूछा गया है कि यदि हम उसमें 2 लीटर पानी मिला दें तो दूध और पानी का नया जो अनुपात है वो 8:7 हो जाता है, तो अंतिम मिश्रण की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे पानी में छेड़खानी किया गया लेकिन दूध सेम है, तो दूध को हम कर लेंगे सेम, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो यहाँ से अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6, और ये इसको इसे रखने देते हैं 8:7। अब हमारा जो मिल्क है वो सेम है, वाटर में हमें छेड़खानी किया गया तो मिल्क को हम क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं कितना का रेशियो का हमें अंतर आ रहा है, तो 6 7 - 1 मतलब 1 रेशियो, और 1 रेशियो यही जो है ये 2 लीटर पानी मिलाएगा तो 1 रेशियो का अंतर आ गया, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 2 लीटर के। 1 रेशियो हमारा 2 आ गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से अंतिम मिश्रण की मात्रा, तो अंतिम मिश्रण की मात्रा यहाँ से कितना हो जाएगा 8 + 7 बराबर 15 के, तो 15 रेशियो कितना हो जाएगा 15 रेशियो बराबर हो जाएगा 15 × 2, ये बराबर हो जाएगा 36 लीटर। तो अंतिम मिश्रण हमारा कितना है 36 लीटर, 30 लीटर, 15 × 2 मतलब 30 लीटर, तो अंतिम मिश्रण जो हमारा है वो 15 दूना 30 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या दिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक टंकी का 4/7 भाग 32 मिनट में भर जाता है, ठीक है, 4/7 भाग, 4/7 भाग जो है भरने में लगा समय जो है कितना है, लगा समय 32 मिनट है। टंकी द्वारा पूरा भाग भरने में लगा समय, अगर पूरा भाग भरेगा टंकी तो कितना समय लगेगा, तो ये 32 × 7/4 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4 38 8 56 मिनट, पूरा भाग भरने में उसको 56 मिनट लग जाएगा।
अब तब शेष भाग भरने में उसको कितना समय लगेगा, तो शेष भाग की हम बात करें तो कितना बचा है, 4/7 भाग 32 मिनट भर देता है, तो 1 - 4/7 करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब 3/7 भाग भरना है। तो 3/7 भाग भरने को लगेगा समय कितना, तो समय उसको लगेगा 56 × 3/7 कर देंगे। 56 × 3/7 तो 7 8 56, 8 तिरिक 24, तो उसको लग जाएगा 24 मिनट भरने में। कितना मिनट लग जाएगा, 3/7 भाग 24 मिनट लग जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर/आवर की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर/आवर की चाल से, सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब जो दूरी तय करती है इन तीनों में, वो क्या है, दूरी बराबर है। तो ऋचा की औसत चाल हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दूरी कितनी है, माना जो दूरी है वो x किलोमीटर है, x किलोमीटर है, तो समय उसका कितना लगेगा। ठीक है, सब जगह समय जो बात करेंगे तो x/15 लगेगा पहले वाले में, दूसरे में x/20 और तीसरे में क्या होता है x/30 लगेगा। मतलब दूरी बटे चाल जो होता है बराबर समय, तो वही लगा लेंगे। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये 60 कर लेंगे इसका एलसीएम, तो 15 चौके 60, 4 + 20 × 60, 3 + 30 दूना 60, तो 2 हो जाएगा, 4 3 7 तो 9, 9x/60 हो जाएगा ये फाइनली। ठीक है, 9x/60। तो अब हम निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, हमने माना है x, मान लेते हैं दूरी x है, तो x + x + x मतलब कि 3x कुल दूरी हो गया। और कुल समय कितना निकाला, 9x/60, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 3x × 60/9x, यहाँ से कट जाएगा 3 बचेगा, 3 दूनी 2 बार जाएगा तो 20 किलोमीटर/आवर उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, 20 किलोमीटर/आवर। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल आएगा फाइनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 60 किलोमीटर चाल से, ठीक है ये 93 नंबर क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी x 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी जो कि समान दिशा, मतलब एक ही दिशा में वायु को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार भी कर लेती है। अब कह रहा है कि यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चली, मतलब एक इधर से आ रही है, एक इधर से ऊपर उल्टा आ रही होती हैं, तो वह एक दूसरे को 18 सेकंड में ही पार कर जाती हैं। तो x की लंबाई मीटर में और y की चाल हमें बताना है। चलिए इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन, 60 किलोमीटर/आवर उसकी x की चाल दिया गया है, तो x की लंबाई नहीं दी गई, तो x ट्रेन की हमें लंबाई मान लेते हैं। x की लंबाई, x ट्रेन की क्या होगा लंबाई, तो x ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं l मीटर। ठीक है, l मीटर मान लिया। तो दूसरी दिया गया है 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी की, मतलब y को ओवरटेक करती है, तो y की लंबाई तो दिया गया है, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो नहीं दिया गया है। तो दूसरी रेलगाड़ी y की जो है चाल हम मान लेते हैं कितना है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं v किलोमीटर/आवर। ठीक है, ये हम दोनों चीजें मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो दोनों की लंबाई एक समान दिशा में अगर चल रही है तो अपनी दोनों की लंबाई चलेगी x, तो यानी कि l + 225 ये उसकी दूरी हो जाएगी कुल। इसको चल रहे हैं 60 किलोमीटर/आवर स्पीड से। अब दोनों अगर एक दिशा में चल रही हैं तो उनका जो सापेक्ष चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों की चालों का घट जाएंगे, तो 60 - b हो जाएगा चाल इंटू 5/18, 60 - 20 किलोमीटर/आवर में हो जाएगा, हमें मीटर में निकालना, तो 5/18 से हम गुणा करेंगे, मीटर/सेकंड में हो जाएगा चेंज। इसको कितने समय में पार करती है, तो 72 सेकंड में, तो गुणे हम कर लेंगे 72। तो इस तरीके से हमारी एक दूरी निकल आएगी। ठीक है, एक समीकरण ये बन जाएगा, और थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 चौक 72, ये आपका बन जाएगा l + 225 बराबर 60 - b इंटू ये हो जाएगा इंटू 5 चौक 20। वो पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण निकालते हैं, जब ये तो हो गया जब दोनों एक समान दिशा में है। अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में अगर जा रही होती है तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, लेकिन दूरी वही होगी l + 25, मतलब यही दूरी चलेंगी। अब विपरीत दिशा में अगर जा रही है तो उनके चाल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब चाल हो जाएगा 60 + b, चाल कितनी जगह, चाल 60 + b हो जाएगी। अब चाल 60 + b अगर हो गया तो समय कितना होगा, इस
60 प्लस बी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, और समय दिया गया 18 सेकंड, तो 18 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें वैल्यू जो है पता चल जाएगा। 18 से 18 यहाँ कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा L प्लस 225 बराबर 60 प्लस बी इंटू 5। ये हमारी दूसरी समीकरण बन जाएगा, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम कर लेंगे बराबर, चूंकि दोनों की दूरियां क्या है, बराबर हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे बराबर, मतलब 60 माइनस बी इंटू 20 बराबर 60 प्लस बी इंटू 5, ये इसके बराबर हो जाएगी। इनको हम कर लेंगे सॉल्व। 5 से ये 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 से कैंसिल होगा, 6 चौक को 24 ये हो जाएगा, और 4b हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसको 75 करते हैं, 4 भी और जाएगा, 5 भी और 60 है और रहेगा, तो 240 माइनस 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5b। ठीक है, 240 माइनस 60 मतलब कितना आ गया, 240 माइनस 60 हो जाएगा 180 बराबर 5b। v का मान हमारा आ जाएगा 180/5 मतलब कि 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी चाल आ गई, जो कि हमारी किसकी चाल होगी, वाई की चाल, 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना x की लंबाई। x की लंबाई हमने माना था L मीटर, और v का मान हमें पता ही चल गया, तो हम क्या करेंगे, इस मान को हम रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख के निकालिए, चाहे समीकरण 2 में रख के निकालिए। समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो L का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, L प्लस 20/25 बराबर के 60 माइनस बी, 60 माइनस बी का मान 36 आया, तो 60 माइनस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 24/20 के। ठीक है, 24/20 के। इसको अगर आप सॉल्व करेगा तो L का मान यहाँ पर आ जाएगा आपको 255 मीटर, 255 मीटर आ जाएगा। L का मान कितना आ जाएगा, 255 मीटर। इस वाले समीकरण को सॉल्व करने के बाद 255 मीटर आ जाएगा। तो L का मान 255 मीटर और v का मान 36 किलोमीटर पर घंटा, तो 255 और 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है, कोई व्यक्ति आधे घंटे में धारा के प्रतिकूल क्या है, चलता है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है। धारा की गति पूछा गया, तो क्या करेंगे, इसमें x माइनस वाई का मान, मतलब प्रतिकूल अगर है तो घटाएंगे। तो शांत जल में क्या होता है कि मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो x माइनस वाई बराबर दिया गया है कितना, 11 के, और x प्लस वाई बराबर दिया गया है 23 के। तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व, यहाँ से जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 3 1 4 2 1 3 34 के। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 एकम 2 2 7 14। हमें निकालना है y, धारा की चाल पूछा गया, तो धारा की चाल हमने y माना था, तो 17 माइनस वाई बराबर 11, तो माइनस वाई बराबर -11 माइनस 17 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगी 11 6 17 माइनस 6, तो y बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा इसकी जो है धारा की चाल हो जाएगी। धारा की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, धारा की चाल क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर घंटा। ये x बराबर 17 जो आए हमने नाव की चाल माना था, तो नाव की चाल जो हो जाएगी वो x किलोमीटर बराबर 17 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। पूछा गया पिता वर्तमान की आयु का अनुपात दिया गया 15:8 और 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 13:6। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो देखिए 6 वर्ष पहले, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 15 - 3 8 - 6 मतलब कि 2 रेशियो का क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, और ये जो 2 रेशियो आ रहा है ये क्या है, ये हो जाएगा आपके 6 के बराबर, 6 वर्ष पहले, तो इसीलिए डिफरेंट आ रहा है, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 3 के। तो हमें क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 15 रेशियो के, तो 15 × 3 हो जाएगा, 15 × 3 = 45 वर्ष हो जाएगा पिता की आयु। और अगर इसका पूछा जाता बेटे की, तो 8 रेशियो दिया, तो 8 × 3 = 24 वर्ष हो जाता उसकी वर्तमान आयु किसकी, बेटे की। तो पिता की आयु पूछा गया, तो पिता की क्या हो जाएगी, 45 वर्ष, और राइट हो जाएगा आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 इस तरीके से वृत्त आरेख दिया गया है, जिसमें कंपनी दिया गया ए से ई तक कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का विवरण।
टोटल कर्मचारी कितने दिए गए 2400। ए 126 डिग्री है, बी 18 डिग्री, 54 है डिग्री, सी है 90 है, डी डिग्री, और ई का डिग्री का मान है 72 डिग्री। वैल्यू क्या पूछा गया, वैल्यू देखिए क्या क्या पूछा गया 96 का। उस कंपनी में कार्यालयों की संख्या क्या है जिसमें 350 से लेकर 650 के बीच कर्मचारी हैं, तो कितने कार्यालयों की संख्या ये बताना। अब इसमें क्या करेंगे, हम सभी का ए बी सी डी ई का सभी के कर्मचारियों की कुल संख्या निकालेंगे, ठीक है। जो कि अब 350 हमें पता करना है कि 350 से लेकर 650 के बीच कर्मचारी के कितने कर्मचारियों की संख्या है इसमें से किस कार्यालय में। तो इसके लिए हमें चारों पांचों का हमें निकालना पड़ेगा, क्या संख्या कितनी है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। पहले हम निकालेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 96। पहले हम निकालेंगे ए में कुल संख्या कितनी, तो ए का है 126 डिग्री, इसको अगर हम 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं और गुणे 2400 मान दिया, 2400 गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा। इसको आप जब काट पीट गुणा भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मान पता चल जाएगा इसका 1 की है 840। इसके बाद बी की अगर हम बात करते हैं, बी का वैल्यू है 18 डिग्री बटे 360, इसको करेंगे और इसको भी 2400 से गुणा करेंगे। यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी इसका, तो इसका आ जाएगा 120, ठीक है। इसके बाद सी का वैल्यू है 54 डिग्री, 54 बटे 360 इंटू 24, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 18 3 54, 18 36, 2 12 24, यहाँ पर आ जाएगा 10, मतलब एक शून्य कर जाएगा, 12 3 36, 360 आ जाएगा। सी के बाद आ जाता है डी की वैल्यू 90 बटे 360 इंटू 2400, यहाँ से 0 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है, 4 6 24, तो ये आ जाएगा डी का वैल्यू 600, 10 गुणे 60 हो जाएगा 600। फिर अब निकालते हैं ई का वैल्यू दिया गया है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री बटे 360 इंटू 2400, इसको सॉल्व करिएगा, 18 चौक 72, 18 36, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 12 120, और इस तरीके से हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 चौक 48 480 के, ठीक है, 12 चौक 48 480। तो इस तरीके से हमारी फाइनली वैल्यू आ गई सबकी। अब क्या करेंगे, कार्यालयों की संख्या कितनी है, जो अगर हम बात करें तो ई का है 480, डी का है 600 और सी का है 360, इसके बाद फिर 120 और 840 है, तो 3 अभीष्ट कार्यालयों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन दिया, उस कंपनी के कार्यालयों की संख्या कितनी है, क्या है जिसमें 350 से लेकर 650 के बीच जो है आपके कर्मचारी हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब सी डी ई 3 कार्यालय ऐसे हैं जहाँ पे 350 से लेकर 650 तक के कर्मचारी हैं। बी में 120 है, ए में 840 है, तो दोनों वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 96 हो गया, 97। चलिए, यदि कोसेक थीटा बराबर दिया गया वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो tan थीटा का मान क्या हो गया। अब देखिए कौशिक थीटा का मान दिया गया, कौशिक थीटा मतलब होता है कर्ण बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का मान पता है, परपेंडिकुलर का मान पता है। tan थीटा का अगर मान निकालेंगे आपको तो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, और बेस का मान अगर हमें पता नहीं तो बेस का मान हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे। बेस का मान जब पता हो जाएगा तभी हम जो है tan थीटा की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए बेस का मान पता करते हैं। मान लेते हैं 90 डिग्री ये जो है समकोण त्रिभुज है। ए वैल्यू हो गया, बी पॉइंट हो गया और सी पॉइंट हो गया। कोसेक थीटा, ये थीटा है, थीटा के हिसाब से देखेंगे तो कोसेक थीटा का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ये कर्ण का मान है, और इसका परपेंडिकुलर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। हमें बी ए बी का मान पता करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है ए सी स्क्वायर बराबर के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू दिया गया उसको हम रख लेंगे। यहाँ से हमें निकालना है ए बी स्क्वायर का मान, तो इसको करेंगे बराबर के, हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x² प्लस इंटू वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा वैल्यू। जब माइनस से इसको जब खोलेंगे ब्रैकेट तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ पे प्लस एक्स की पावर 4, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। माइनस एक्स वाई की पावर 4 और प्लस वाई की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पे बचेगा क्या, 2x² वाई स्क्वायर, यहाँ से भी प्लस 2x² वाई स्क्वायर बचेगा। दोनों को जोड़ दिएगा तो 4x² वाई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा ए बी स्क्वायर का। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका हम ले लेंगे वर्गमूल यानी 2xy, इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली। तो हमारा ए बी का मान 2xy आ गया। अब यहाँ से हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, tan थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, x² माइनस वाई स्क्वायर है, और बेस हमने निकाला अभी कितना 2xy। तो यही आपका tan थीटा की वैल्यू हो जाएगा x² माइनस स्क्वायर अपान 2xy। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ग्राफ से क्वेश्चन दिया गया, देखते हैं, इसको लगाते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42 का ग्राफ p अल्फा बीटा पर y अक्ष को काटता है। अब अगर y अक्ष को काटेगा तब x बराबर क्या होगा, तब x बराबर 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -7y बराबर -42, यानी कि y बराबर हो जाएगा 7 × 42 यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे p अल्फा बीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि दूसरा जो समीकरण है 6x + y - 15 बराबर 0 को ये क्या करता है, जो ग्राफ है क्यों, गामा और अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो गामा डेल्टा को x अक्ष पर काटता था। जब x अक्ष को काटेगा तब y बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखेंगे y बराबर 0, तो 6x बराबर 15 के, तो x बराबर हो जाएगा 5/2 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो गामा और डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/2 कामा 0, 5/2 कामा 0 आ जाएगा। पूछा गया हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मान, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान 6 प्लस गामा का मान 5/2 प्लस डेल्टा का मान 0, तो रख देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 17/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, यह समलंब का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई बताना है हमें। समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 भुजाओं का योग, मतलब a + b इंटू ऊंचाई होती है, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया गया कितना, 350, 1/2 भुजाओं का योगफल 30 + 40 हो जाएगा। हमें निकालना ऊंचाई, तो ऊंचाई को h रखते हैं। ठीक है, यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 350 गुणे 2/70। ठीक है, 30 + 40 70 होता है, तो 350 गुणे 2/70 हो जाएगा। काटिएगा इसको, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, तो 10 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो यही हमें निकालना था, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन हमें बताना है। दिया गया, इसमें वैल्यू क्या दी गई है, कुछ नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया कि एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, ये घन है। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, तो ये घन हो जाएगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए, अगर संख्या सही घन और सही वर्ग है तो वो संख्या कौन सी होगी, जिसका वर्ग भी वही हो और घन भी वही हो, तो वो संख्या कौन सी होगी, वो 1 होगी। 1 का वर्ग 1, 1 का अगर घन करेंगे तब भी 1 आएगी, तो अनुकूल प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो समष्टि, मतलब कि अगर हम बात करें पासा, तो पासा में टोटल की संख्याएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं, तो उसका जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, प्रायिकता होगी वो क्या होगी, प्रायिकता जो होगी उसकी फाइनली हो जाएगी 1/6। यही आपका पूछा गया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।